हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार एंड आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन सिस्टम्स। ठीक है, तो जो आरबीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो इसी चैप्टर में लगभग ह्यूमन बींग्स के 7 डिफरेंट सिस्टम्स डिस्क्राइब किए जाएंगे, ठीक है ना। और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि इस चैप्टर के आधार पे लगभग उनके 3 या 4 चैप्टर्स डिपेंड करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में अकेले ही उनके 3 से 4 चैप्टर बायोलॉजी वाले कंप्लीट होंगे। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पहले पूरा समझना, डिटेल में इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं करने वाले हैं। आज हम सिर्फ क्या करेंगे, छोटी मोटी कुछ डेफिनेशंस करेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी डेफिनेशंस हमारे डिस्क्रिप्शन में आगे जैसे जैसे मैं आगे टॉपिक्स को समझाऊंगा तो वहां पे ये डेफिनेशंस बीच बीच में आएंगी, तो उस समय हमको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके लिए एक बार क्या है, सारी डेफिनेशंस एक बार देख लेते हैं। करीब 50-60 के बीच कुछ डेफिनेशंस होंगी। ठीक है, उसके बाद हम डेली एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 7 हमारे जो सिस्टम्स हैं कौन कौन से, मैं एक बार बता दूं। सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा हमारा, उसके बाद आ जाएगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट से संबंधित। देन विल हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेस्ट रिमूवल से संबंधित। उसके बाद हम क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम करेंगे। देन उसके बाद हम एंडोक्राइन सिस्टम भी करेंगे, ये लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 7 अलग अलग सिस्टम्स होंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। कुछ आपने छोटी मोटी क्लासेस में, लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी, कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है कि नहीं, क्या? ओके, तो आप इन वीडियोस को लगातार कंप्लीटली पूरा फुल एंड तक देखेंगे, उसके बाद ही आप लोग अपने नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, रटना नहीं है इनको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो है सेल, हिंदी में कोशिका कहते हैं इसी को। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका शरीर जो है ना, वो इस सबसे छोटी फंडामेंटल इकाई से ही बना हुआ है। ठीक है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये वही सेल है जिससे हर किसी लिविंग बीइंग का निर्माण हुआ। तो ये स्ट्रक्चरल इकाई भी है, मतलब इसी के रिपीटेड जुड़ने से, कॉम्बिनेशन से हमारे पूरे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी बनी है। ठीक है, फंक्शनल इकाई भी है। सारे कामकाज जो होते हैं ना बड़े ऑर्गेनिजम्स के, वो भी सेलुलर लेवल पे होते हैं, सेल के अंदर ही सारे कामकाज होते हैं। ठीक है, और ये हेरिडिटरी यूनिट भी है। हेरिडिटरी यूनिट का मतलब होता है ये लक्षणों को ट्रांसफर करने वाली यूनिट है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यदि कोई भी गुण, दोष अथवा लक्षण यदि ट्रांसफर होने तो सेल के कारण ही होंगे। ठीक है कि नहीं, क्योंकि जब सेल डिवाइड करता है तो उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए होता है, वो डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है। ठीक है कि नहीं, क्या? रिप्लिकेशन के कारण क्या होता है, वो अपनी जो कॉपी बनाएगा उसमें अपने गुणों को भी ट्रांसफर कर देता है। फिर जब नया सेल बनेगा तो उसमें वो के वो सारे गुण ट्रांसफर हो जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन का आधार है ये, समझ में आ गया। तो 3 मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इट इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी स्ट्रक्चरल इकाई है, कामकाजी फंक्शनल इकाई है, और हेरिडिटरी इकाई भी है। हेरिडिटरी मतलब होता है द यूनिट व्हिच इज मेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है कि नहीं, क्या? चलिए अगला हम देख लेते हैं टिश्यू क्या होता है। ठीक है, हिंदी में उतक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सेल्स जो होते हैं, बहुत सारे सेल्स अगर ग्रुप बना लें, अब वो ग्रुप में एक जैसे सेल्स भी हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार के सेल्स भी हो सकते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ आइदर सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन, लेकिन मिलजुल के काम एक ही करेंगे, वो फंक्शन एक कॉमन परफॉर्म करेंगे। इस प्रकार का सेल्स का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्लियर है? सो अगर एक ही जैसे सेल्स है तो सिंपल टिश्यू कहलाता है, और अगर एक से अधिक प्रकार के सेल्स का बना हुआ टिश्यू तो कहलाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये है किसी भी लिविंग बीइंग के निर्माण में ये किस प्रकार से संगठन हुआ है। समझ में आ गया? भाई सेल्स जो होते हैं उनका संगठन जो होता है टिश्यू बनाता है, तो टिश्यू भी बड़ा संगठन बनाते होंगे, तो टिश्यू से बड़ा संगठन उनका ऑर्गन होता है। फिर कई प्रकार के ऑर्गन्स मिलजुल के और बड़ा संगठन बनाते हैं, और बड़ा समूह बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके स्टिल एक बड़ा संगठन बनाते हैं, जिसको हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, क्या? और फिर ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा सारा जो समूह होता है एक ही जैसे ऑर्गेनिजम्स का, वो पॉपुलेशन कहलाता है। क्लियर है कि नहीं? स्पीसीज, पॉपुलेशन, तो ऐसे अलग अलग उसके और भी हायर लेवल भी हैं, लेकिन बेसिक ऑर्गेनिजम्स तक के लेवल से क्या है, सबसे छोटी इकाई सेल है। सेल्स ऑर्गेनाइज होकर इकट्ठे होकर के ग्रुप करके क्या बना देते हैं? टिश्यूज। वेरियस काइंड्स ऑफ टिश्यूज still organized together to form organs, then organs they organize to form organ systems, and organ systems they organize
टू फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो ये हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के अलग अलग लेवल्स हैं ये, ठीक है कि नहीं क्या? चलिए आगे चलेंगे। डाइजेशन सिंपल है, क्या होता है डाइजेशन? पाचन क्रिया, ठीक है। तो हम जो भी भोजन खाते हैं ना, वो बहुत ही लार्ज फॉर्म में होता है, इनसॉल्युबल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। भाई उसमें कई कई प्रकार के हमारे जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं, हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। ये इजीली पानी में घुलते नहीं है, हम जो जिस रूप में खाते हैं उनको पानी में घुलते नहीं है। तो मुझे बताओ भोजन खाते ही क्यों है? हम भोजन खाते हैं ताकि हमारे कामकाज चलता रहे, हमको ऊर्जा मिलती रहे, लेकिन ऊर्जा मिलेगी कहाँ से? वो ऊर्जा सेल से आएगी, सेल में पहुंचना चाहिए वो भोजन, सेल्यूलर लेवल पे जाके वो जलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ में आ गया? पावर हाउस हमने पढ़ा है 9th क्लास में, ठीक है ना? तो सेल में पहुंचेगा कैसे? सेल तो बहुत छोटा चीज होता है, हम जो भोजन खाते हैं उससे लाखों करोड़ों गुना छोटा सेल होता है। तो इतना बड़ा भोजन जो होता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, उसके अंदर कैसे घुसेगा? इसके लिए उसको क्या बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? इतना छोटा कर दें कि पानी में घुल जाए और घुल मिलके सेल की मेम्ब्रेन के पार जा सके, इतना छोटा तो करना ही पड़ेगा। तो क्या है ये चीज देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल फूड। समझ में आ गया? बहुत बड़ा है साइज, पार्टिकल साइज, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, एंड क्या है? इनसॉल्युबल है, पानी में घुलता नहीं है। तो उसको किस में बदल देना? इनटू स्मॉलर सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है? तो उसको सॉल्युबल कर देना, छोटा कर देना और एब्जॉर्ब होने लायक बना देना, जिससे कि क्या है वो सेल्स के अंदर तक पहुंच जाए, ठीक है कि नहीं? ब्लड के अंदर घुल मिल के सेल तक पहुंच जाए। और ये सारा कामकाज करती है हमारी स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस है बॉडी में, जिनको हम कहते हैं एंजाइम्स। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो एक तरह से ये एंजाइम कैंचियों की तरह है, मॉलिक्यूलर सीजर्स है ये। सीजर का काम क्या होता है? जोड़ना थोड़ी होता है, तोड़ना ही होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड आइटम को सिंपल सिंपल छोटे छोटे पीस में तोड़ देती है। तो अलग अलग प्रकार के भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार की एंजाइम्स होती हैं। बहुत सारी एंजाइम्स जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती हैं, बहुत सारी किसको करेंगी? कार्बोहाइड्रेट्स को करेंगी, फैट को डाइजेस्ट करने वाली होंगी। तो आगे हम देखेंगे, आगे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे तो कौन सी एंजाइम है, किस प्रकार के भोजन को डाइजेस्ट करती है, किन परिस्थितियों में करती है और कहां पर करती है, ठीक है ना? ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मीनिंग समझना है, समझ में आ गया? तो बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे में तोड़ना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ताकि वो इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में हो जाए। क्यों? ताकि वो सेल में पहुंचने लायक हो जाए, घुल मिल के, किसमें? ब्लड के थ्रू। समझ में आ गया? चलिए फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे। ओके ओके जी। नाउ अगला है हमारा 5th नंबर पॉइंट, क्या है? एलिमेंट्री कनाल। कैनाल का मतलब गुफा होता है, ठीक है? तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है वो सारा का सारा पैसेज जहां जहां से भोजन हमारा गुजरता है, ठीक है? एक बार भोजन को मुंह में रखा, उसके बाद कुछ हिस्सा उसका डाइजेस्ट होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो जहां जहां से गुजर जाएगा, वो सारा का सारा जो पाथवे है, वो क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। तो ये कहाँ कहाँ से गुजरता है मैं बता दूं। सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद क्या आएगा? ये एक छोटा सा हिस्सा आएगा जिसको बोलते हैं हम फेरिंग्स, ठीक है कि नहीं? क्या फिर फेरिंग्स के बाद में दो ट्यूब्स इसमें अलग अलग खुलते हैं। फेरिंग्स में तो एक वहां पे फूड पाइप की जो ट्यूब है वो खुलती है, उसके बाद फूड पाइप आएगा, फूड पाइप में से भोजन गुजरेगा, उसके बाद स्टमक आ जाता है हमारा। स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, उसके 3 पार्ट्स है, बाद में डिस्कस करेंगे कौन से 3 पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो टर्मिनल टिप है, ओपनिंग है, उसको एनस बोलते हैं। तो ये सारा का सारा जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कनाल, या फिर इसको गट भी कहते हैं शॉर्ट में। स्पेलिंग बहुत आसान है, गट, याद रखिएगा, ठीक है नहीं? क्या उसके बाद तो क्या है ये चीज? ट्यूबुलर पार्ट। समझ में आ गया? ट्यूब नुमा पार्ट है ये, फ्रॉम माउथ टू एनस। समझ में आ गया? स्टार्टिंग है माउथ और टिप मैंने बताया ना, लार्ज इंटेस्टाइन का जो टिप है एनस। मेंट फॉर, और काम क्या करती है? डाइजेशन का काम होता है इसमें, एब्जॉर्प्शन भी होता है कुछ हिस्से में, एंड इजेशन, और फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको थ्रो आउट करना बॉडी से बाहर, इजेशन कहलाता है। ये सारा का सारा कामकाज कौन करता है? एलिमेंट्री कैनाल करती है। और जगह जगह पे इस काम में मदद करने के लिए इस ट्यूब नुमा जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर तरह तरह की ग्लैंड्स अपने अपने सिक्रीशंस को पोर करती है। कुछ ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करती हैं, जो कि इसमें आ जाता है, और कुछ ग्लैंड्स डाइजेशन के लिए जरूरी तत्व, फॉर एग्जांपल एसिड्स हो गए, बाइल हो गए, ये भी पोर इन करते हैं, जिससे कि डाइजेशन में मदद मिलती है। समझ में आ गया कि नहीं? तो तरह तरह के जूसेस वगैरह सब इसी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल में सिक्रीट होते हैं। तो अलग अलग जो ग्लैंड्स इसमें अपने अपने सिक्रीशन पहुंचाते हैं, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहलाते हैं। तो 3 हमारी मेन ग्लैंड्स हैं यहाँ पे। एक है हमारी सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा लार सिक्रीट करती है। उसके बाद एक है हमारी है पेंक्रियाज, जो कि पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है। स्टमक खुद में ही एक ग्लैंड भी है और डाइजेस्टिव
सिस्टम जो ये एलिमेंट्री कैनाल उसका हिस्सा भी है। तो स्टमक खुद एक ग्लैंड भी है प्लस ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट भी है, और एक हमारा लीवर हो गया जो बाइल सीक्रेट करता है। तो आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे ये सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है, तो नीचे लिखा हुआ है ये चीजें, ठीक है ना। तो समझ में आ गया एलिमेंट्री कैनाल, पाथवे पैसेज जहां जहां से भोजन गुजरता है, माउथ टू एनस, क्लियर। चलिए अगला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जितने भी ऑर्गन्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं उन सभी ऑर्गन्स का जो समूह होता है अलोंग विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये सब मिलजुल के बनाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी तो मैंने बताया तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल आ गई, तो इसके अलग अलग पार्ट्स हो गए, और एलिमेंट्री कैनाल के अलावा डाइजेस्टिव हमारा क्या है, ग्लैंड्स आ गई। तो ये सब मिलजुल के बनाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन क्रिया के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल एक तो ये आ गई टुगेदर विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और एक ग्लैंड्स आ गई, तो ये फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम, और रोल इनका मैं बता चुका हूं डाइजेशन, ठीक है। अगला है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, 3 है। सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी है ये टोटल 6 हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब देयर आर 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स, डिस्कस करेंगे नीचे वाले पार्ट्स में, ठीक है। एक पैंक्रियास है, एक लीवर, और मैंने क्या बताया चौथा स्टमक खुद होता है, लेकिन वो उसी का पार्ट ही है, एलिमेंट्री कैनाल को तो अलग से उसको हमने नहीं लिया है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ गट, ठीक है। तो गट के अलावा बाहर से 3 और चीजें, 3 और ग्लैंड्स जो कि अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ट्यूब के माध्यम से पोर्ट करती है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक। चलिए अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारी समझ में आ गया, सलाइवरी ग्लैंड्स, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। पैंक्रियाज है, स्टमक के बिल्कुल नीचे होती है, और लीवर है, ये हमारे क्या है बॉडी में एक तरह से अगर हम देखें तो क्या हमारे लेफ्ट साइड में होता है लीवर, समझ में आ गया, सॉरी राइट साइड में होगा अगर हम फ्रंट वाइज देखें तो, ठीक है कि नहीं। क्या फोटोग्राफ में देखेंगे तो आपको लेफ्ट में दिखेगा, और अगर खुद आप लोग जहां बैठे हो वहां देखेंगे तो आपके राइट हैंड साइड में आपका लीवर होगा, समझ में आ गया कि नहीं। क्या और स्टमक के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो पैंक्रियाज होती है, ठीक है। तो इनकी पोजिशनिंग है, ठीक है, डायग्राम में समझा देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। क्या चलिए उसके बाद हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, कितने जोड़े होते हैं टोटल, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर। हाउ मेनी, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर। तो कितने पेयर है, 3 पेयर है, ठीक है। तो पहली जो है वो क्या है, पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक में देख लेना, आपको फिगर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आपको ज्यादा इतना फिगर को ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे इनकी पोजीशन ध्यान होनी चाहिए, ठीक है नहीं। क्या तो पहली जो जोड़ी है वो क्या है, पैरोटिड ग्लैंड, ये चीक के अंदर होती है, गाल के अंदर होती है, समझ क्या नहीं। क्या उसके बाद दूसरी जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अच्छा मैंडिबल का मतलब होता है जबड़ा, मैंडिबल का मतलब होता है जॉ, जबड़ा, ठीक है। और सब मतलब होता है दबा हुआ नीचे की ओर, तो सब मैंडिबल मतलब समझ में आ गया कि नहीं। क्या ये जबड़े के नीचे की ओर है, लोअर जॉ बोन पे होती है। हमारा जबड़ा जो होता है ना उसमें जब ये मुंह हिलाते हैं बातचीत करते हैं तो सिर्फ नीचे वाला जॉ बोन है वो हिलती है, समझ में आ गया। तो जहां पे टंग के नीचे वाला जो हिस्सा है उस जगह पे होती है लोअर जॉ बोन, समझ में आ गया कि नहीं। क्या जॉ बोन, तो लोअर जॉ बोन के पास है ये हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो आप लोग अपने नेक के ऊपर अगर हाथ ले जाएंगे ठुड्डी के नीचे तो इस जगह होती है ये बाहर की ओर, ठीक है कि नहीं। क्या उसके बाद सबलिंगुअल। अच्छा लिंगुआ शब्द कहां से आया, लिंगुआ शब्द आया लैंग्वेज से, और लैंग्वेज होती है भाषा, और भाषा क्या होती है पता ही होगा सबको, कई रूप है भाषा के, ठीक है। तो भाषा का एक होता है बोलने वाला रूप, एक होता है लिखित रूप, लिखित रूप को लिपि बोल देते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए पता है, जीभ चाहिए ना, टंग, बिना टंग के बोल पाएंगे क्या बताओ, गूंगा नहीं बोल पाएगा ना। तो लिंगुआ मतलब लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज इज स्पोकन विद द हेल्प ऑफ टंग, ये समझ में आ गया टंग। तो लिंगुआ इज समथिंग रिलेटेड विद टंग। तो सब लिंगुअल, सब मींस अंडर, लिंगुआ मतलब टंग, टंग के नीचे है, समझ में आ गया। तो सब मैंडिबुलर इज अंडर द जॉ, लोअर जॉ, एंड सब लिंगुअल इज अंडर द टंग, जॉ जबड़े में लेकिन जीभ के नीचे, समझ में आ गया। तो इन सब की ट्यूब्स हैं, ये सारी ट्यूब्स अगर आप अपने शीशे के सामने जाकर के, मिरर के सामने जाकर के अपने टंग को ऊपर करके देखेंगे तो टंग के नीचे वाली सरफेस खुरदरी होती है, उसके अंदर इन ट्यूब्स का उभार दिख जाता है, समझ में आ गया। क्योंकि क्या है डायरेक्टली हमारा टंग के नीचे क्या है, इनकी ट्यूब्स की ओपनिंग्स खुलती हैं, ठीक है कि नहीं। का तो ये सारा का सारा जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है तीनों की तीनों जोड़ियां, ये क्या करती हैं, ये लार को सिक्रेट करके माउथ में सिक्रेट कर देते हैं, बकल कैविटी में, माउथ कैविटी में। इनमें सबसे बड़ी जो पैरोटिड ग्लैंड है कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट पेयर ऑफ ग्लैंड, समझ में आ गया। चलिए और इनके सिक्रेशन को बोलते हैं सलाइवा, तो बाद में बात करेंगे सलाइवा क्या काम करता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, एंजाइम्स कौन सी होती है, कैसे काम करती है, किस पे करती है, क्या करती है, सब बाद में, ठीक। चलिए अगला हमारा क्या है, स्फिंक्टर। ओके अब ये तो पता है, जैसे देखा होगा आप सब लोगों के घर से जो भी वेस्ट वाटर वगैरह निकलता है उसके लिए पाइप्स वगैरह डाले होते हैं लोगों ने, नालियां वगैरह होती हैं, ठीक है। और इन पाइप्स के माध्यम से ही क्या होता है, वेस्ट वाटर बाहर निकलता है, ठीक है कि नहीं। चलिए और कई बार ऐसा होता है कि पाइप ब्लॉक भी तो हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है नहीं, कचरा जम जाता है, ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी तो ट्यूब है, पाइप ही है,
तो ब्लॉक हो गया तो गड़बड़ हो सकती है ना, तो ये एक फ्लेक्सिबल पाइप है। तो ये जो भी हमारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसमें जगह-जगह पे रिंग्स के रूप में हमारी क्या होती हैं, रिंग्स, गोल-गोल रिंग्स के रूप में हमारी मसल्स होती हैं, ठीक है? और ये मसल्स समय-समय पे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती है लगातार। और इसी कारण से जो होता है हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने के कारण फूड ईज़िली पास होते रहता है, रुकता नहीं है एक जगह, कहीं ब्लॉक नहीं होता। तो ये जो मसल्स हैं, ये वाल्व की तरह काम करती हैं, कहीं पे फूड अटक गया तो उसको पिचकाएँगी ज़ोर से ताकि वो आगे स्लिप हो जाए, समझ में आ गया? तो वाल्व लाइक सर्कुलर मसल्स व्हिच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, समझ में आ गया? तो एलिमेंट्री कैनाल में ये भोजन के मूवमेंट को रोकते हैं और प्रॉब्लम सिर्फ स्टमक तक ही होती है, क्योंकि स्टमक के आगे जो है ना, फूड रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि वहां तक फिर वो ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड बहने वाला सा हो जाता है, ठीक है कि नहीं? क्या प्रॉब्लम उससे पहले होती है, ईसोफेगस तक होती है, फूड पाइप तक होती है, वहां पे हार्ड होता है, ठोस होता है, अभी तक हमने क्या है, ढंग से उसको डाइजेस्ट नहीं किया होता है। तो वहां पे नॉर्मली ईसोफेगस वाले पार्ट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फूड को फटाफट नीचे ले जा करके स्टमक तक पहुंचाना। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अजगर को देखा होगा आप लोगों ने? अजगर जब किसी बड़े फूड को निगल जाता है, तो फिर उसकी ऐसी गोल-गोल मसल्स होती है बॉडी में, जो अपने फूड को पीछे-पीछे सरकाती रहती है बॉडी के अंदर। तो बस अजगर वाला ही काम करती है मसल्स हमारे। फूड का निवाला जो भी हमने अपने फूड पाइप पे एक बार स्वैलो कर दिया, उसको खींच करके स्टमक तक पहुंचा देती है मसल्स, ठीक है कि नहीं? क्या और इस प्रकार से जो ये ट्यूबुलर पार्ट है हमारा फूड पाइप का, उसमें कुछ वेव लाइक मूवमेंट होता है, समझ आ गया कि नहीं? क्या उभार, भाई जहाँ पे फूड अटका हुआ वहां मोटा हो जाएगा, फिर उस जगह पे मसल्स गोल-गोल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, पिचकेंगी, तो फूड आगे सरक जाएगा, ठीक है कि नहीं? क्या जहाँ फूड पहुंचेगा वहां मोटा हो जाएगा, पीछे वाली जगह पतला हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो वेव लाइक मूवमेंट होता है हमारे फूड पाइप का, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, समझ आ गया? जिसके कारण भोजन मूव करता है डाउन द फूड पाइप। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लिया जाए इसको। ओके जी, अगला हमारा क्या है, प्राइम्यूलम लिंगुअल। अगेन लिंगुअल शब्द कहां कहां ले जाएगा हमको, जीभ के पास में, ठीक है नहीं? टंग। तो ये जो टंग है हमारा कहाँ होती है, माउथ के अंदर होती है। तो मुंह की जो खोखली कैविटी, उसको बकल कैविटी कहा जाता है, माउथ कैविटी, समझेगा? बकल कैविटी या फिर माउथ कैविटी। तो इस माउथ कैविटी में एक टिश्यू है जो कि हमारे माउथ कैविटी के अंदर जीभ को जोड़ के रखता है, समझ में आ गया? अगर ये टिश्यू ना हो ना, हम जीभ को पूरा खींच के बाहर निकाल सकते हैं, समझ में आ गया नहीं? क्या तो इस टंग को हमारे माउथ कैविटी के बेस पे जो टिश्यू जोड़ता है, जो स्ट्रक्चर जोड़ता है, उसको बोलते हैं प्राइम्यूलम लिंगुअल, द स्ट्रक्चर दैट जॉइंस द टंग टू द बेस ऑफ द माउथ कैविटी। समझ में आ गया? उसके बाद होता है आगे की जो तीन टर्म्स है हमारी 11, 12, 13, ये हमारे दांतों से संबंधित है। थैकोडोंट, डेफियोडोंट, हेटेरोडोंट। मीनिंग बता देता हूँ। थैकोडोंट हमारा जो स्कल है, खोपड़ी है, उसके अंदर जो जबड़ा है, जबड़े के अंदर कैविटीज होती है। जबड़ा जो है उसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, कैविटीज होती हैं, और इन गड्ढों के अंदर हमारे जो दांत होते हैं बिल्कुल फिक्स होते हैं, हिलते नहीं इजीली। मुक्का मारे तो मुक्का टूट जाएगा, दांत नहीं टूटेगा, ठीक है? तो क्या थैकोडोंट मतलब होता है टीथ दे रिमेन फिटेड इन द कैविटी ऑफ जॉ बोन। हमारे जो जबड़े की जो हड्डी है उसके अंदर, कैविटीज के अंदर हमारे जो होते हैं दांत, वो फिक्स होते हैं। समझ में आ गया? तो थैकोडोंट अटैच्ड या फिक्स्ड इनटू द जॉ, ठीक है? उसका होता है डिफियोडोंट। अच्छा, डोंट इज समथिंग रिलेटेड विद टीथ। अच्छा, डाई मींस टू, डाई मींस टू। तो इसका मतलब यह है कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनको गिफ्ट स्वरूप भगवान ने दो सेट ऑफ टीथ दिए, समझ में आ गया? जीवन काल में वो दो ही सेट ऑफ टीथ उगा पाते हैं, ठीक है? तो जन्म लेने के बाद में 6-7 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आने लगते हैं, जिनको हम बोलते हैं मिल्क सेट। समझ में आ गया? और ये मिल्क सेट जो होते हैं, बच्चा जब 7, 8, 10 साल तक का हो जाता है तब तक लगभग सारे झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या शुगरी, चॉकलेटी चीजें, मीठा, इस तरह की चीजें कुछ खाओ, बच्चे को जो बहुत पसंद होती है, फास्ट फूड वगैरह, तो इससे दांत गल के गिर जाते हैं। और उसके बाद दोबारा जो दांत आते हैं वो आते हैं सेकंड परमानेंट सेट। वो एक बार आ गए तो वो फिर लाइफ लॉन्ग तक वही रहेंगे, तो उनको आपको बहुत ज्यादा संभाल के रखना है। वो टूटे तो फिर दोबारा दांत नहीं आते हैं, समझ में आ गया? तो आप लोग उन दांतों को बहुत संभाल के रखिए, रोज 2 बार कम से कम ब्रश कीजिए, सुबह शाम कम से कम, ठीक है कि नहीं? क्या और ज्यादा मीठा, चिपचिपा चीजें, शुगरी चीजें, और उसके अलावा जो हमारा क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब दांतों को बहुत सीरियस नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि ये 60-70 साल चल पाए इजीली बिना रिप्लेसमेंट नकली जबड़े के, तो कोशिश करें कि इनको संभाल के रखें। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ओके, चलिए। और हेटेरोडोंट का मतलब, तो थैको मतलब समझ में आएगा, फिक्स्ड इन द जॉ बोन। डिफियोडोंट मतलब होता है 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं, ठीक? एक टेम्पररी सेट या मिल्क सेट, और दूसरा होता है परमानेंट सेट, ठीक है? और हेटेरोडोंट, हेटेरो मींस डिफरेंट, इसका मतलब ह्यूमन बीइंग्स में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार के दांत हैं। समझ में आ गया?
तो देखो अकरेंस ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ इन द माउथ फॉर डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार के दांत है। अब ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, उसका खाना एक ही जैसा नहीं होता, कोई कैसा खाता कोई कैसा खाता, समझ में आ गया। तो हर प्रकार के खाने के लिए, उसको चबाने के लिए, काटने के लिए अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दांत है वो हमारे इंसीजर्स, कितने होते हैं, इंसीजर्स, ठीक है। तो ये जो इंसीजर्स होते हैं ये क्या, ये सामने वाले दांत है हमारे। कौन से वाले दांत है, अगर आप फेस में सामने ई करके मुंह करके रखोगे देखोगे तो ऊपर वाले जबड़े में हमको कितने मिलेंगे, 4, और नीचे वाले में कितने मिलेंगे, 4, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये जो इंसीजर्स हैं ये कटिंग टीथ होते हैं, शार्प होते हैं, ब्लेड जैसे हैं, धारदार ब्लेड जैसे हैं, ठीक है। तो मान लो आपके हाथ में एक एप्पल है और आपको एप्पल को बाइट मारना है, तो जिन दांतों का प्रयोग करोगे एप्पल पे फर्स्ट बाइट मारने के लिए वो आपके इंसीजर्स हैं। समझ में आ गया कि नहीं का। इंसीजर से खाना चबा नहीं सकते, सिर्फ बाइट मार के मुंह में ले जाएंगे, चबाने का काम दूसरे करेंगे। समझ में आ गया। चलिए उसका दूसरे हमारे, तो देखो ये सीजर याद रहेगा, सीजर मतलब काटने वाले, ये कटिंग टीथ है, कैंची काम काटना होता है तो बस उसी तरह काटते हैं। अगला केनाइन, ये नॉर्मली कैनाइन जो होते हैं ये मांस खाने वाली चीजों में, मांस खाने वाले जीवों में ज्यादा मिलते हैं। तो ह्यूमन बींग्स बहुत सारे नॉन वेज भी खाते हैं। तो ये कैनाइन्स हमारे हर एक जबड़े में 2 होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं का। ऊपर के जबड़े में 2 हैं, किसके बाद, कटिंग टीथ के बाद में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में भी एक लेफ्ट में एक राइट में, तो टोटल 4 हैं टोटल हमारे दोनों जबड़ों मिला करके, ठीक है। तो ये कैनाइन्स होते हैं, ये शार्प पॉइंटेड टीथ है। तो ये कैनाइन्स एग्जैक्टली कौन से मैं बता दूं, सपोज आपके पास एक धागा है, मजबूत है, आप हाथों से नहीं तोड़ पा रहे उसको, ठीक है। तो नॉर्मली हाथों से जब कोई चीज नहीं टूटता धागा तो आप दांतों से काटते हैं उसको, तो जिस दांत पे ऑटोमेटिकली ले जाओगे वो हमारा क्या है, कैनाइन है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो ये नॉर्मली फ्लैश वगैरह को फाड़ने के काम आता है। तो अगर मजबूत धागा, प्लास्टिक का कुछ ऐसा धागा है मजबूत कॉटन का जो टूट नहीं रहा है, तो क्या करोगे आप, ऑटोमेटिकली जिस दांत के से उसको काटने की कोशिश करोगे वो क्या है, कैनाइन। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो ऊपर के बीच के 4-4 छोड़ दो, उसके बाद एक एक ऊपर नीचे 4 जो दांत है वो कैनाइन्स। अगला है हमारा प्रीमोलर, क्या है हमारा, प्रीमोलर, ठीक है। तो प्रीमोलर और मोलर से दोनों ही हमारे क्या, ग्राइंडिंग टीथ है, फ्लैट है। समझ में आ गया। ऊपर से क्या होते हैं, ऐसे स्क्वायर जैसे होते हैं, सेंटर पे हल्का सा गड्ढा होता है, ठीक है, और ये कैविटी में फंसे होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ, और मोलर भी क्या है, फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ है। तो ह्यूमंस में 4 मोलर, 2 in each jaw after attaining the age of 18। समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद मैं बता दूं, ये जो मोलर्स होते हैं इसमें से ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, समझना, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, जो उसमें लास्ट में पीछे ही पीछे जहां पे हमारा पूरे टीथ खत्म होते हैं उसमें ऊपर के जबड़े में 2 किनारे पे मोलर ऊपर वाले, 2 नीचे के मोलर्स, ये हमारे 18 ईयर्स की एज के बाद ही आते हैं। तो आप लोगों में से भी शायद किसी के 18 ईयर्स नहीं हुई है, तो इसका मतलब है आपके किसी के भी क्या है, ये मोलर्स नहीं होंगे। तो आप लोग अगर शीशे में खड़े होकर अपने दांतों को गिनोगे तो यू विल हैव ओनली 28 टीथ इन योर माउथ, 32 के 32 नहीं होंगे। और वो जो 4 मोलर्स आप ग्रो करोगे वो 18 ईयर्स की एज के बाद ही ग्रो करोगे। आप लोगों को वोटिंग का अधिकार कब मिलता है, 18 साल के बाद में मिलता है। क्यों, उससे पहले क्यों नहीं, क्योंकि उसके पहले बचपना होता है। आप लोग क्या करोगे, किसी की बातों में आके किसी को भी वोट दे सकते हो, खुद सोचते समझते कितनी बुद्धि नहीं होती कि हु इज राइट और हु इज रॉन्ग, ठीक है कि नहीं क्या। तो किसी के बहकावे में आ सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब 18 वर्ष की आयु के बाद ये माना जाता है, सरकारें समझती है कि आप में इतनी बुद्धिमत्ता तो आ ही जाती है कि आप खुद ही डिसाइड कर सको अपने लिए, ठीक है कि नहीं क्या। तो इसीलिए जब आप वो बुद्धि अटेन कर लो, सही गलत की पहचान करने लग जाओ, ठीक है, तो उसी वक्त हमको ये दांत भी आते हैं। समझ में आ गया। और इसलिए इनको विजडम टीथ कहा है। क्यों कहा विजडम टीथ, बिकॉज इट इज द एज व्हेन यू गेन विजडम। समझ में आ गया कि नहीं क्या। हाँ? सही गलत की पहचान होने लगती है सबको, उससे पहले बच्चे ही कहलाते हैं, टीनेजर्स बच्चे ही कहलाते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो ऑलमोस्ट 18 ईयर्स की एज के बाद में आते हैं। तो इसका मतलब 18 पे एकदम शुरू हो जाएगा, 19-20 तक भी आते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये समझ में आ गया। तो अब के इस समय करंट में आपके कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 20-80 होंगे पूरे सेट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। आज ज्यादा नहीं करेंगे, 20 करेंगे खाली डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या है, 14 पेरिस्टाल्सिस। मैंने भी बताया था क्या होता है, जब भी फूड हमारी फूड पाइप में से या एलिमेंट्री कैनाल में से गुजरता है, तो जहां पे फूड होता है वहां तो हल्का सा मोटा हो जाती है और बाकी जगह सिकुड़ जाती है, ठीक है कि नहीं। और मसल्स जो होती है हमारी स्फिंक्टर मसल्स, उसको पिचका पिचका के जहां पे फूड अटका उसके पीछे वाला हिस्सा जो होता है पिचका करके क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, पिचकती है, जिससे फूड आगे सरक जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका जो ऊपर की सतह है उसमें लहर जैसी दिखती है, ऐसे 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 लहराते हुए दिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं, जैसे जैसे भोजन मूव करेगा ऐसे ऐसे लहर सी दिखेगी उसकी, ठीक है कि नहीं क्या। तो इसी कारण से क्या है, हम इस लहर वाला जो मूवमेंट है, वेवी मूवमेंट जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, समझ में आ गया।
सिकुड़ना और रिलैक्स होना किसका? ऑफ द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल की वॉल का, विच कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू इट, वेव लाइक मूवमेंट होता है इसमें, ये क्या कहलाता है? पेरिस्टाल्सिस। पेरी में सराउंडिंग, पूरी वॉल में, ठीक है कि नहीं? चलिए, ग्लॉटिस गलट, मैंने बताया था फेरिंग्स एक कैविटी है जो कि बकल कैविटी माउथ के बाद में होती है, ठीक है। अब ये जो फेरिंग्स होता है इसके अंदर दो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, दोनों ओपनिंग्स है, एक ओपनिंग एक ट्यूब में लीड करते हैं, दूसरी ओपनिंग दूसरी ट्यूब में लीड करती है, ठीक है। अब एक ओपनिंग वो है जिसमें से भोजन गुजरेगा, पानी गुजरेगा, समझ में आ गया कि नहीं? का ये कहलाता है फूड पाइप, ये वाली जो ट्यूब है। दूसरी ओपनिंग जो होती है वो लंग्स में हमारी एयर ले जाने के लिए होती है, वो दूसरा कहलाता है विंड पाइप या ट्रैकिया। अब सुनना ध्यान से, जो फूड पाइप की ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं गलेट, क्या बोलेंगे? गलेट। और जो विंड पाइप की ओपनिंग है एयर ले जाने के लिए उसको बोलेंगे ग्लॉटिस। अच्छा देखो, एयर में आई आता है, ग्लॉटिस में आई आता है, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है कि नहीं? क्या और ये गलट, तो गलट क्या है? गटकने के काम आएगी, और गटकते क्या है? पानी या भोजन जो भी है, ठीक है कि नहीं? क्या तो क्या बताया मैंने? विंड पाइप या ट्रैकिया की ओपनिंग क्या है? ग्लॉटिस है। और इसोफेगस या फूड पाइप की ओपनिंग क्या है? गलट है। याद रहेगा, एयर, एयर ले जाने के लिए तो विंड हो या एयर, उसमें आई आता है, आई देखो इसमें आ रहा है, इसमें कोई आई नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें फूड ले जाने के लिए जो है वो गलट है। तो ये दोनों क्या ओपनिंग्स है। तो ग्लॉटिस, कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया किस ट्यूब में ग्लॉटिस लीड करता है, ग्लॉटिस आगे जाके कहां लीड करता है? तो ग्लॉटिस लीड्स इनटू विंड पाइप और ट्रैकिया। विंड पाइप कॉमन नेम है बच्चों वाला, ट्रैकिया याद रखेंगे, ठीक है। और गलट लीड्स इनटू इसोफेगस या फिर फूड पाइप। ये छोटे बच्चों के लिए फर्स्ट सेकंड क्लास में ये समझाते हैं, विंड पाइप, फूड पाइप। आप लोग ट्रैकिया एंड इसोफेगस यूज करेंगे, ओइसोफेगस नहीं बोलेंगे, इसोफेगस ओ साइलेंट है। क्लियर है? चलिए आगे स्क्रॉल करें, आगे चलो। ओके, अगला हमारा क्या है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? एपी का मतलब होता है ऊपर, और ग्लॉटिस मैंने अभी बताया ओपनिंग है, किसकी है? विंड पाइप की। अब मुझे बताओ, आप लोग कभी सपोज बहुत प्यास लगती है तो हम बॉटल या ग्लास को ऊपर की तरफ करके सीधा मुंह में डालने लगते हैं पानी, ठीक है। जब हम पानी को अंदर डाल रहे होते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? तो जब हम पानी घटाघट गिट रहे हो, निगल रहे हैं, पानी को swallow कर रहे हैं, उस वक्त पता है हम सांस नहीं ले सकते। क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि मुझे बताओ, फेरिंग्स जो है माउथ के बाद में जहां पे भी पानी जाएगा, फूड जाएगा, एयर है या जो भी जा रही है, उसका दो ओपनिंग्स है हमारी। तो अगर ये पानी जो हम पी रहे हैं या भोजन जो हम खा रहे हैं, अगर ये विंड पाइप में चला गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अटक जाएगा, सांस नहीं आएगा, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह जाएगा सांस, ठीक है कि नहीं? क्या तो पानी विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए, भोजन विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और जो हवा है, एयर है, वो फूड पाइप में नहीं जाना चाहिए। तो नॉर्मली जो फूड पाइप है वो मोटा होता है, वो अपने आप ही वो बंद ही रहता है ऑलमोस्ट, उसके अंदर ठूसना पड़ता है हमको, फूड या पानी जो होता है जबरदस्ती हमको ठूसना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? वो तो बंद रहता है, उसमें एयर नहीं जा सकती। और विंड पाइप जो होता है हमेशा खुला रहता है, उसका ढक्कन हमेशा खुला रहेगा। तो अब होता क्या है, जो हमारा विंड पाइप है उसकी ओपनिंग मैंने बताई थी ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर एक छोटा सा मस्कुलर ढक्कन है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो मान लो ये हमारी ओपनिंग है, तो इसके ऊपर एक छोटा सा मस्कुलर ढक्कन होता है। तो जैसे ही हम मुंह में कुछ खाने या पीने के लिए डालते हैं, तो जैसे इसको स्वेलो करते हैं ना, और फेरिंग्स में जैसे ही वो खाने पीने की चीज पहुंची तो ढक्कन बंद कर देता है, किसको? ग्लॉटिस को। अब ये ढक्कन ने बंद कर दिया उस ओपनिंग को, तो हमारा विंड पाइप जो है उसके अंदर कोई भी भोजन या पानी एंटर नहीं करेगा, और वो किस में एंटर करेगा? हम फोर्सफुली उसको जबरदस्ती फूड पाइप में एंटर करवा देते हैं। समझ में आ गया? तो अब बताओ एपिग्लॉटिस का फंक्शन समझ में आ गया? एपिग्लॉटिस फूड और वाटर को ग्लॉटिस या विंड पाइप में जाने से रोकता है। अच्छा, कई बार पता क्या होता है, हम जब निगल रहे होते हैं ना, swallow कर रहे होते हैं ना, उसमें हम बात करते हैं, और जब भी हम बात करते हैं ना तो हमारे मुंह से साउंड निकालने के लिए हमारे लंग्स में से एयर बाहर निकलती है। तो कभी देखना, आप कुछ भी बोलोगे ना, कुछ भी बोलोगे और अपने मुंह के बहुत नजदीक यदि आप हाथ रखो तो आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे आप एयर बाहर फेंक रहे हो, ठीक है। और एक और चीज है, आप एक काम करो, पूरा जान लगा करके अपने लंग्स में से एयर को बाहर फूंक दो, फूंक मार के, जब पूरी एयर खत्म कर दो उसके बाद आप ए बी सी ये तीन अक्षर नहीं बोल पाओगे। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या? बोलने के लिए भी हमको क्या चाहिए? एयर चाहिए, क्योंकि यही एयर हमारे जब लैरिंग्स में से निकलती है, लैरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है, वहां पे एक छोटी सी पेयर ऑफ स्ट्रिप्स होते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ये वोकल कॉर्ड आपस में वाइब्रेट करती है ना, लहराती है, आपस में वाइब्रेट करेगी, तो वाइब्रेशन के कारण, कंपन प्रोड्यूस होने के कारण आवाज आती है, और आवाज वो फिर वो क्या होती है? मैग्नीफाई हो जाती है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि वो एनलार्ज हो जाती है आवाज, उसका असर बढ़ जाता है, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स हमारा क्या है? उसको एम्पलीफाई कर देता है, ठीक।
तो इसी प्रकार से हमारी साउंड आती है। तो अगर एयर नहीं होगी ना फेफड़ों में तो साउंड नहीं आ पाएगी। तो ध्यान देना कि जब भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उस वक़्त हमको बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? खाते-पीते वक़्त, निगलते वक़्त अगर हमने कुछ भी बोला ना, तो ढक्कन खुल जाएगा, एयर बाहर निकलेगी ना, और अगर ढक्कन खुल गया और उसी वक़्त इसमें पानी या फूड पार्टिकल फँस गया ना, तो बहुत ज़ोर से खाँसी आ जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो हमेशा खाना खाते वक़्त, पानी पीते वक़्त हमको चुप ही रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। कारण समझ में आ गया? चलिए। तो ये देखो क्या है बताओ? फ्लैप मतलब ढक्कन। फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ये कार्टिलेज है, सॉफ्ट हड्डी जैसा स्ट्रक्चर है, व्हिच कवर्स ग्लॉटिस, जो कि ग्लॉटिस समझ में आ गया, विंड पाइप की ओपनिंग को ढक के रखता है। एंड काम क्या है इसका? ये बहुत बार एक पास के क्वेश्चन में पूछा जाता है, राइट फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस। तो क्या काम है इसका? व्हिच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड और वाटर, भोजन पानी की एंट्री को रोकता है। किसमें? इन द ट्रैकिया, विंड पाइप में, व्हाइल स्वallowing और ड्रिंकिंग, या तो निगलते वक्त या पानी पीते वक्त। समझ में आ गया चीज? चलिए अगला हमारा एंटेरोसाइट्स। ये एंटेरो शब्द जो होता है ना, हमारे स्टमक के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? स्टमक के लिए और इंटेस्टाइन दोनों के लिए यूज होता है। तो स्टमक और इंटेस्टाइन जो होती है ना, उसके अंदर जो लाइनिंग है भाई, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर की सतह पे जो भी सेल्स होते हैं वो हमारे इपिथेलियल सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? हमारे इपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है कि नहीं है? क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स हैं, और इंटेस्टाइन में कुछ कॉलमनार इपिथेलियल सेल्स भी है। ठीक है, तो ये इपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ना, दे आर स्पेशली अडॉप्टेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ये क्या है? परमिएबल है। जो भी भोजन डाइजेस्टिबल फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में हो जाएगा, वो इन सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर यहाँ से इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर घुस करके जो खाली स्पेसेस है ना उसके टिश्यूज में, वहां तक पहुंच जाता है। उन खाली स्पेसेस में लिम्फ भरा होता है, कलरलेस फ्लूइड, और वहां पे फिर ब्लड कैपिलरीज उस लिम्फ में से क्या है, इस फूड को उठा करके जगह जगह तक पहुंचा देते हैं। तो एंटेरोसाइट जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, जो स्पेशली किसमें माहिर है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में माहिर है। ठीक है कि नहीं? क्या एंटेरोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ हमारे स्टमक। जो हमारा स्टमक है उसके 3 अलग अलग हिस्से हैं। सबसे ऊपर का हिस्सा जहां से फूड पाइप में से भोजन एंटर करता है उसको बोलते हैं फंडस। याद रखने का तरीका, फर्स्ट पार्ट इज फंडस, एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फंडस। समझ में आ गया? तो पहला जो पार्ट है वो क्या है? फंडस है। ठीक है, और हमारे फूड पाइप और फंडस के बीच में एक छोटी सी वेल्व लगी हुई है, वेल्व। ठीक है, ये भोजन को अंदर बाहर आना जाना कंट्रोल करती है। ठीक है कि नहीं? क्या भोजन को आने तो देती है, वापस नहीं जाने देती। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? तो मान लो कि हमारे स्टमक में भोजन भरा हुआ है और किसी को हम टांग पकड़ के उल्टा लटका दें, तो भोजन वापस आ जाना चाहिए अपना, लेकिन ये फंडस क्या करती है? उसको ब्लॉक कर देती है। तो खाना, पेट भरा हुआ है, चाहे हमने पानी पी लिया हो, पानी पी लो, लिक्विड है, उल्टा लटका देंगे, अपने आप नहीं निकलेगा, वो ये वेल बंद कर लेगी, तो फूड पाइप के थ्रू वापस माउथ के थ्रू वापस नहीं आएगा। समझ में आ गया? फंडस समझ में आ गया? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज फंडस। ठीक है, आखिरी हिस्सा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा वो पाइलोरस कहलाता है। वहां पे भी एक वेल्व लगी हुई है जो कि कंट्रोल करती है भोजन को। कुछ समय तक पाइलोरस बंद रहेगा ना, तो कुछ समय तक जब स्टमक बहुत तेजी से कॉन्टैक्ट लेस करेगा ना अच्छी तरह भोजन को मिक्सअप करने के लिए, तो क्या है, ये पाइलोरस उसको जल्दी से इंटेस्टाइन में नहीं जाने देता। कुछ समय भोजन रुकना चाहिए स्टमक में, ताकि वहां पे डाइजेस्टिव जूसेस, एचसीएल, वहां की जो एंजाइम्स हैं, पेप्सिन, ये सब काम कर सके वहां पे। ठीक है कि नहीं? क्या? तो पाइलोरस क्या करता है? फूड को जल्दी से बाहर नहीं निकलने देता, रोक के रखता है कुछ समय तक। ठीक है, तो फंडस, पाइलोरस। तो फंडस में जो वेल्व है उसको फंडिक वेल्व बोलते हैं, पाइलोरस में जो वेल्व है उसको बोलते हैं पाइलोरिक वेल्व, और बीच का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? कार्डिया। क्या है वो? कार्डिया। अब याद रखने का तरीका, फर्स्ट पार्ट फंडस, पीछे वाला पार्ट पाइलोरस, सेंट्रल पार्ट कार्डिया। याद रहेगा? फर्स्ट सी फॉर सेंट्रल, पीछे वाला पाइलोरस। बहुत आसान है, ये 3 हिस्से हैं। ठीक है कि नहीं? क्या? तो ये फनल शेप्ड है, ऊपर से सिकुड़ता हुआ है, नीचे फैलता हुआ है, ये ऊपर से फैला हुआ है, नीचे सिकुड़ा हुआ है, ये सबसे मोटा पार्ट है बीच का। ठीक है ना? 3 पार्ट समझ में आ गए स्टमक के। चलिए, उसके बाद हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कितने पार्ट्स हैं? तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट हैं। जो सबसे पहला पार्ट है जो कि स्टमक के जस्ट बाद होता है, ये लगभग 18, 20, 25 सेंटीमीटर की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यू शेप का है, इसको बोलते हैं डिओडिनम। क्या बोलते हैं इसको? डिओडिनम। उसके अगला पार्ट जो हमारा जेजुनम, फिर उसके अगला पार्ट है इलियम, डी जे आई, याद रखेंगे, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। समझ में आ गया? ये स्पेलिंग में डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी स्पेलिंग पहले है, सेकंड नंबर के बाद इसकी स्पेलिंग है, थर्ड नंबर सबसे छोटी इसकी स्पेलिंग। तो स्पेलिंग के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे आते हैं, बड़ा छोटा छोटा, और वैसे उल्टा है। वैसे कैसे उल्टा है? ये सबसे छोटा है लंबाई में, बड़ी स्पेलिंग वाला सबसे छोटा है, उसके बाद मीडियम लेंथ और सबसे ज्यादा लंबाई है। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद आता है हमारा, तो पूरी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये लगभग हमारी कितनी होगी? 4 से 4.5 मीटर के आसपास होती है। समझ में आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरी इंटेस्टाइन
स्मॉल और लार्ज मिलाकर के कम से कम 5.5-6 मीटर तक हो सकती है। तो ये हमारी क्या है, कम से कम 4-4.5 मीटर होगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी वाली जो इंटेस्टाइन है उसके कितने पार्ट्स हैं हमारे, तो बड़ी वाली इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट बाद जो पार्ट शुरू होता है वो होता है सीकम, उसके बाद कोलॉन और उसके बाद क्या आएगा, रेक्टम आएगा। सीकम, तो सीकम ज्यादा नहीं, 12-15 सेंटीमीटर का ही पार्ट है ये। उसके बाद कोलॉन सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है कि नहीं का। अब कोलॉन के 3 हिस्से हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले छोटा सा हिस्सा है, शुरुआत में तो पतला है, आगे जाके मोटा हो गया ये सीकम। ठीक है कि नहीं का। उसके बाद कोलॉन सबसे मोटा स्ट्रक्चर है, 3 पार्ट है उसके, एक होता है ऊपर चढ़ता हुआ कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन, और कोलॉन के बाद में आता है एक और हिस्सा रेक्टम। ये हमारा लास्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का। इसके बाद ओपनिंग होती है छोटी सी जिसको हम एनस बोलते हैं। तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स होते हैं। समझ में आ गया। तो हम शुरू से अगर हम देखें पार्ट्स, माउथ, माउथ के बाद आता है हमारा बकल कैविटी, माउथ मतलब ओपनिंग को बोलते हैं बकल कैविटी, माउथ कैविटी। उसके बाद आता है हमारा फेरिंक्स, फेरिंक्स में 2 ट्यूब्स होती हैं, तो हमको चलना है माउथ वाली ट्यूब पे, हमको चलना है फूड वाली ट्यूब पे, तो उसको बोलते हैं गलेट। गलेट के बाद ट्यूब आएगी फूड पाइप वाली, इसको हम क्या कह सकते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में स्टमक आएगा जिसके 3 पार्ट्स हैं, फंडस, कार्डिया, पाइलोरस। ठीक है, फंडस जो पार्ट है वहां पे जो वेल्व लगी हुई है फंडिक वेल्व, पाइलोरस वाले में जो वेल्व लगी है वो हिस्से में पाइलोरिक वेल्व। उसके बाद आएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन हैज 3 पार्ट्स, ड्यूओडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम के बाद में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो जाएगा। उसका पहला पार्ट सीकम, फिर कोलॉन, फिर रेक्टम। कोलॉन के 3 हिस्से फिर मैंने बताया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलॉन, रेक्टम। उसके बाद फाइनली आएगा हमारा एनस। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे इसको, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये 21 मैंने डेफिनेशन एक बार डिस्कस कर लिया, लगभग 54-56 के आसपास है शायद ये। तो ये लोग आप अच्छे से समझ करके इसको नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और डेफिनेशंस करेंगे, उसके बाद हम सिस्टम्स पे चलेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय एंड कीप वॉचिंग